दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट के साथ में। देखो दोस्तों, आज के दिन भी मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया, खराब परफॉर्मेंस के साथ में क्लोज हो चुका है। 200 पॉइंट्स की गिरावट है सीधी, 0.81% की मंदी आप इसमें नोट करके चल सकते हैं। 25,129 तक चला गया था, थोड़ी सी रिकवरी के साथ में 150 पर इसने क्लोज किया। बाकी मार्केट की जो हालत थी वो काफ़ी वीक थी। टोटल इंडाइसेस अगर आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी बैंक की बात करें तो ये भी 200 पॉइंट्स नीचे है, मिड कैप को देखें तो ये भी 1% के आसपास नीचे है, और स्मॉल कैप की बात करें तो 1% की मंदी है। तो सब कुछ आज लाल निशान में आके बंद हो चुका है। मैक्सिमम जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स आज नीचे आके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को भी देख लेते हैं तो दो ही सेक्टर्स थे जो आज के दिन प्लस में गए। निफ्टी फार्मा ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, साथ में एचयूएल के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण निफ्टी एफएमसीजी ने भी यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में क्लोजिंग दी है। बाकी सब कुछ लाल निशान में आके बंद हो चुका है। सबसे खराब परफॉर्म किया है निफ्टी आईटी ने। तो कल के दिन हमने टीसीएस के नंबर्स को डिस्कस किया था, और टीसीएस के जो नंबर्स हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं पूरे आईटी सेक्टर के ऊपर। इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस वैसे ही एसेंचर के रिजल्ट को देखकर काफ़ी वीक थी, और यहाँ पे नंबर्स भी वीक इन्वेस्टर्स को लगे। अब नंबर्स कैसे थे, किस तरह के रिएक्शंस आए हैं, आगे चल के हम बातचीत करते हैं। और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, काफ़ी कुछ बड़ी न्यूज़ है, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। कुछ कंपनीज है, निफ्टी है, उसके ऊपर भी टेक्निकली हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, रीज़न क्या है मार्केट के फिसलने के पीछे का, उसको एक बार हम चेक करते हैं। सबसे पहले पहला रीज़न है क्वार्टर 1 के रिजल्ट। अब देखो, ये सबसे ऊपर आएगा रीज़न के अंदर, क्योंकि अभी क्वार्टर 1 की अर्निंग्स ही मार्केट को प्ले करेगी ऊपर या नीचे जाने के लिए, और टीसीएस के नंबर्स मार्केट को अच्छे नहीं लगे। एक्सपेक्टेशंस मीट होने से फेल हो गए, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब एक्सपेक्टेशन के साथ में डेटा देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस क्वार्टर 1 में कुछ कंपनीज के रिजल्ट देख पाओगे जिसका प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा। कुछ कंपनीज में आप देखोगे कि प्रॉफिट तो बढ़ा है बहुत अच्छे परसेंट के साथ में, लेकिन फिर भी स्टॉक का प्राइस गिरेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस वैल्यूएशन के हिसाब से होती हैं। तो प्लस माइनस आपको नहीं देखना है, आपको एक्सपेक्टेशन के साथ में देखना है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। साथ में आप नोट कर सकते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो नीचे गया था, लेकिन जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ गया था। अब मार्केट ने कंपनी के रेवेन्यू को देखा, प्रॉफिट को नहीं, क्योंकि मार्केट ने सोचा कि प्रॉफिट के मार्जिन्स में तो इम्प्रूवमेंट है, कंपनी अपनी लागत को कम कर रही है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कम करके, या फिर जो उसके बोनस होते हैं, इंक्रीमेंट होते हैं, उसको रोक कर। तो कितना ही टीसीएस ये सब करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी इनकी एसेट है वो एम्प्लॉयज़ है। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ मशीन्स है कुछ बना के बेचती है, जो भी काम चलता है वो एम्प्लॉयज़ करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी अगर ये कम करते हैं, इंक्रीमेंट अगर ये रोकते हैं, तो ज़्यादा टाइम तक एम्प्लॉयज़ हो सकता है इस कंपनी में नहीं टिके। तो मार्केट को ऐसा लग रहा है कि ले दे के सैलरी वगैरह सब कुछ इंक्रीमेंट हम टीसीएस को करना पड़ेगा, और उसकी वजह से आगे चल के हो सकता है प्रॉफिट के मार्जिन्स में प्रेशर आए। अगर इस कंपनी की सेल्स बढ़ जाती तो यहाँ पे मार्केट को लगता कि चलो ठीक है, कंपनी की सेल्स बढ़ चुकी है, तो क्या होगा, आगे चल के भी कंपनी की सेल्स बढ़ेगी और रिजल्ट ले दे के अच्छे आ सकते हैं। तो ये रीज़न था आईटी कंपनीज के स्टॉक गिरने के पीछे का। तो टीसीएस में बाजार ने रेवेन्यू को देखना सही समझा, ना कि कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ को देखना सही समझा। अब देखो दोस्तों, सेकंड जो रीज़न है ट्रंप है। टैरिफ को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स यहाँ पे आ चुकी है, कुछ टैरिफ लगा दिया है। कनाडा के ऊपर टैरिफ लग चुका है 35% के साथ में। ये दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 35% का टैरिफ है इम्पोर्टेड फ्रॉम कनाडा, और ये 1 तारीख से लागू हो जाएगा। तो इसको लेकर भी मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्शन दिया है, क्योंकि अभी इंडिया के साथ में डील पेंडिंग है। मार्केट को लग रहा है कि क्या पता डील अच्छी नहीं आए, क्योंकि टैरिफ टू टैरिफ यहाँ पे बड़ी बड़ी न्यूज़ हमको आती हुई देखने को मिल रही है, जो कि टोटल मार्केट के लिए नेगेटिव है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं मार्केट की वैल्यूएशन को लेकर। अभी आप देखो, जब भी नंबर्स आते हैं तो नंबर्स खराब आते हैं तो मार्केट की वैल्यूएशन ट्रिगर हो जाती है, जो कि एक्सपेंसिव लगती है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये जो भी नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस आप देखते हैं, अगर टीसीएस का प्रॉफिट 100 रुपीज़ का एक्सपेक्टेड था तो वो उसकी वैल्यूएशन को देखकर था, लेकिन जब प्रॉफिट आता है 98 रुपीज़ का तो वैल्यूएशन से प्रॉफिट कम आता है, तो वैल्यूएशन मार्केट को महंगी लगती है। लेकिन अगर 100 रुपये की एक्सपेक्टेशन होगी और प्रॉफिट कंपनी का 102 रुपये का आएगा, तो एक्सपेक्टेशन से अच्छा होगा डेटा, जो कि मार्केट की वैल्यूएशन को कम दिखाएगा। लेकिन अभी के समय स्ट्रेच हो चुकी है वैल्यूएशन, एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन, क्योंकि कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं आ पा रहे। अभी देखो, एक ही कंपनी के रिजल्ट आए हैं जो बड़ी मेजर कंपनी है निफ्टी की, और उसके हिसाब से रिएक्शन हमने देखा मार्केट के अंदर। लेकिन आगे चल के अगर कुछ कंपनीज के नंबर्स, या फिर जो भी आपकी पोर्टफोलियो की कंपनीज है, इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो की कंपनीज है, उनके नंबर्स मोर देन एक्सपेक्टेड आते हैं, एक्सपेक्टेशन से अच्छे आते हैं, तो प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं लगेगी, फिर वो डिस्काउंट वैल्यूएशन लगेगी, और उसमें स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। जैसे आज के दिन भी कुछ कंपनीज में अच्छे परफॉर्मेंस हमने देखे, रिजल्ट की वजह से भी देखें,
वो भी आगे चल के हम देखने वाले हैं। तो मैटर ये करता है कि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की कितनी कंपनीज के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर आ चुके हैं, अच्छे आ चुके हैं। और जितनी ज़्यादा कंपनीज के नंबर्स अच्छा आएंगे, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो हो, उतना ही ज़्यादा ऊपर जाने की वो कोशिश करता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो फंड मैनेजर हैं, उन्होंने भी पॉइंट आउट किया है कि नियर टर्म में हो सकता है मार्केट आपको मॉडरेट रिटर्न दे, यानी कोई बहुत अच्छे रिटर्न्स हो सकता है नहीं मिल पाए, क्योंकि ऐसे ही रिजल्ट अगर आए तो वैल्यूएशन ऊपर लगेगी बाजार को और उसकी वजह से एफआईज की बाइंग होगी नहीं और फिर मार्केट ऊपर हो सकता है नहीं जाए। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं फोर्थ रीज़न। यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टिंग करना सही समझा, क्योंकि वो काफ़ी सेफ है। जब भी इस तरह की अनसर्टेनिटी होती है मार्केट के अंदर, जिसमें टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो इन्वेस्टर्स का जो रिस्क एपेटाइट है वो बढ़ जाता है, मतलब मार्केट के अंदर रिस्क बढ़ जाता है, जिससे इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है, हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो एक्विटीज़ रिस्की लगने लग जाती है और सेफ जो भी एसेट होती है, जैसे गोल्ड हम बोल सकते हैं, रियल इस्टेट भी बोल सकते हैं, बट उसमें इन्वेस्टिंग के लिए अमाउंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं। गोल्ड में आप तो 100-200 रुपये में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके ETF को खरीद के। तो यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्टिंग शुरू हो गई और इस वजह से यहाँ पे आप नोट करोगे तो 1% के आसपास का जंप देखने को मिला गोल्ड के प्राइजेस में। सो ये भी एक रीज़न हम मान सकते हैं। पांचवा और आखिरी रीज़न है दोस्तों टेक्निकल फैक्टर। अब यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो वीक हो चुका है, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। अब कमज़ोरी कब आती है? जब ब्रेकडाउन होता है। मजबूती कब जाती है, कब आती है? जब ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे वीकनेस मेंशन कर रखा है, तो टेक्निकली यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन तो गिवन है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर आते हैं और उसमें समझने की सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे लेवल्स मेंशन कर रखे हैं और एक समझदार ट्रेडर इन्वेस्टर कभी भी किसी और के लेवल्स को देखता नहीं है, वो अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर काम करता है, वो अपने पैटर्न्स को देखता है। तो मैं यहाँ पे आपको पैटर्न सिखा सकता हूँ कि किस तरह से आप टेक्निकल चार्ट के ऊपर अपनी रिसर्च कर सकते हैं पैटर्न को देखने के बाद में। तो ये तो दोस्तों रीज़न है 5 जो मार्केट को आज नीचे लेकर जाने में मदद कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ बड़ी और भी खबरें हैं जो मार्केट को कमज़ोर करने में प्ले हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, एक और न्यूज़ है सामने, आप देख सकते हैं न्यूज़ आती है कि ट्रंप की तरफ से कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ ना कुछ बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है रशिया के लिए मंडे के दिन। सो मंडे के दिन कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन हो सकता है करे कि ब्लैक मंडे की, या फिर बहुत बड़ी कुछ गिरावट हो जाए या कुछ ना कुछ। देखो यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी तो हम इनसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो ब्लैक मंडे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी होगा इनका स्टेटमेंट होता है, रशिया दुश्मन है इनका, तो अगेंस्ट होता है। और जब भी किसी बड़ी कंट्री के अगेंस्ट कुछ ना कुछ डील होती है या ट्रेड डील होती है या कुछ स्टेटमेंट आता है, तो वो कंट्री अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए दूसरी कंट्री से ट्रेड डील करती है जिसमें उस कंट्री को यानी रशिया को बेनिफिट हो। अब रशिया के साथ में कौन डील करता है? इंडिया भी करता है। तो इससे सीधा इंडियन मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है कि ट्रंप अगर ऐसी कुछ डील करके रशिया को कमज़ोर करे, तो रशिया बाकी जो कंट्रीज है उनसे कुछ ऐसे डील करके अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगा। ऐसा हो सकता है, इस वजह से यहाँ पे चिंताएं हैं और मार्केट ने इसको लेकर भी यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन के अंदर काफ़ी बड़े अटैक्स भी हुए हैं। रशिया ने कुछ एरियल अटैक किए हैं यूक्रेन के ऊपर, तो इसको लेकर ट्रंप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है और मेंशन कर रखा है कि अगला ऑप्शन क्या हो सकता है पुतिन के अगेंस्ट। सो यहाँ पे दोस्तों जल्द ही नेटो के साथ में कुछ अग्रीमेंट साइन होने वाले हैं और इसके अंदर कुछ बिल आएगा जिसमें क्या होगा, यूएस नेटो को हथियार सप्लाई करेगा और नेटो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि ट्रंप या फिर हम बोल सकते हैं यूएस यूक्रेन को बहुत ही बड़े हथियार सप्लाई करने वाले हैं जो कि रशिया के अगेंस्ट में यूज़ होने वाले हैं। सो अल्टीमेटली रशिया यूक्रेन तो है ही, लेकिन यहाँ पे रशिया वर्सेस यूएस भी हमको हो सकता है देखने को मिल जाए। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर रखा है जो मैंने अभी आपको बताया कि नेटो को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स चाहिए रशिया को बीट करने के लिए। सो अल्टीमेटली क्या होगा, ट्रंप ने बोला है कि यूएस सप्लाई करेगा वेपन यूक्रेन को वाया नाटो। तो यूएस सप्लाई करेगा नेटो को और उसके बाद में नेटो सप्लाई करेगा यूक्रेन को। ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर है और इसको लेकर मार्केट ने रिएक्शन भी दिया है जो कि काफ़ी नेगेटिव था। अगर यहाँ पे वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन होती है, जंग बढ़ती है, तो चीज़ें और भी टेंस हो सकती हैं और भी ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया कि इजराइल हमास, इजराइल ईरान
जब भी हुआ तो मार्केट को इतना बड़ा कुछ खास डेंट नहीं पड़ा जितना बड़ा डेंट पड़ा था रशिया के अटैक पर। तो अगर रशिया के ऊपर कुछ होता है तो ज़्यादा दिक्कत में हो सकता है मार्केट, इजराइल और हमास ईरान के कंपैरिजन में। तो ये भी चीज़ें मार्केट अभी इसको नोटिस करके चल रहा है। अब दोस्तों हम निफ्टी के टेक्निकल्स पे आते हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर आपके सामने अवेलेबल है जो कि आपको वीक देखने को मिल रहा होगा शायद। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में दिखाऊं तो आपको और भी क्लियरिटी यहाँ पे मिलेगी। ये आप देख सकते हैं लोअर बॉटम जब भी लगते हैं बाजार में स्टॉक में तो वो डाउन ट्रेंड के अंदर होता है, डबल बॉटम बन जाता है यहाँ पे, तो ठीक है उसको हम एक बॉटम फॉर्मेशन बोल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे होता है इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट, ब्रेकआउट को वापस से मतलब जो रेसिस्टेंस होता है उसको रीटेस्ट किया जाता है और उसके बाद में मार्केट वापस से ऊपर जाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं अप ट्रेंड। लेकिन अप ट्रेंड अगर वीक हो जाए अपने रेसिस्टेंस को, यानी पिछला जो रेसिस्टेंस था वो अब अगला सपोर्ट बनेगा, तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं अपने सपोर्ट को तोड़ दे तो फिर वापस से मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आना शुरू हो जाता है। सो अभी क्या सिचुएशन है हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि रेसिस्टेंस की लाइन कौन सी है। देखो यहाँ पे ये क्या था, रेसिस्टेंस था, तो रेसिस्टेंस से क्या बना, सपोर्ट बना। उसके बाद में ये क्या था, ये रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस से क्या हुआ, सपोर्ट बना। उसके बाद में दोस्तों ये क्या था, ये रेसिस्टेंस था, तो रेसिस्टेंस से बन गया सपोर्ट। तो मार्केट अपने सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता हुआ ऊपर जा रहा था, बीच बीच में थोड़ी बहुत गिरावट हो रही थी, लेकिन उसके बाद में मार्केट ने सपोर्ट को नहीं तोड़ा और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता रहा, तो मार्केट था अप ट्रेंड के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हो चुका है कंपनी का, क्योंकि कंपनीज होती है निफ्टी में, तो हम चलो ठीक है मार्केट का बोल सकते हैं, तो मार्केट का यहाँ पे हो चुका है सपोर्ट ब्रेक, इसको हम ब्रेकडाउन बोलेंगे जो कि नेगेटिव होता है। जो आर्टिकल में आपने देखा कि निफ्टी अभी के समय वीक हो चुका है, उस वीकनेस के पीछे का रीज़न है एक ब्रेकडाउन होना। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जिसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि ये कुछ पॉइंट हैं जो रेसिस्टेंस के बने। यहाँ पे मार्केट जा रहा था, उसके बाद में ये सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट, और यहाँ से मार्केट ने कर दिया एक ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट होने के बाद में क्या होता है, जो पिछला रेसिस्टेंस होता है वो बन जाता है सपोर्ट। जैसे आप देखोगे तो ये रेसिस्टेंस था, ये बन गया मार्केट का सपोर्ट। मार्केट ने सपोर्ट को लिया यहाँ पर, मार्केट ने सपोर्ट को लिया कल के ट्रेड में भी, लेकिन आज के दिन मार्केट इसको मैनेज नहीं कर पाया, इसकी रेस्पेक्ट नहीं कर पाया और इसको मार्केट ने तोड़ दिया। सो यहाँ पे इसको हम एक ब्रेकडाउन कंसीडर करके चल सकते हैं। निफ्टी में वॉल्यूम्स वगैरह कुछ होते नहीं है, तो एक बार हम बिना वॉल्यूम के ही देखें तो वो बेटर होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे निफ्टी में एक ब्रेकडाउन हो चुका है। अब ब्रेकडाउन होने के बाद में क्या हुआ, निफ्टी वापस से इसी रेंज में आ चुका है। अब ये रेंज देखते हैं किस तरह से चलती है, मार्केट अपने वापस से सपोर्ट पर पहुंचने की कोशिश करेगा या फिर कहीं ना कहीं बीच में ही सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिलेगा। सो ये आगे हमको पता चलेगा अपकमिंग Q1 के रिजल्ट्स को देखकर, जो कि निफ्टी के रिजल्ट हो गए। निफ्टी की कुछ बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं, तो अगर उनके रिजल्ट खराब आते हैं, निफ्टी को इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिवली, तो चांसेस आर वेरी हाई कि निफ्टी वापस से अपने सपोर्ट पर जाने की कोशिश कर जाए। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको सीखने के हिसाब से बताया है, कोई लेवल वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखे हैं, कोई भी टाइम फ्रेम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना है निफ्टी में खरीदना बेचना है। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन्स आप कैसे देख सकते हैं और ब्रेकआउट्स आप कैसे देख सकते हैं। सो अब दोस्तों आते हैं हम कंपनीज के स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे Q1 के इम्पैक्ट को लेकर कि कौन कौन सी कंपनीज के Q1 के रिजल्ट कल के दिन आए थे और उसका कैसा इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब देखो TCS के रिजल्ट खराब थे। अब TCS के स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया, 3.5% की गिरावट के साथ में स्टॉक आज क्रैश हुआ। तो 3.5% की मंदी थी स्टॉक के प्राइस में, जिसमें अगर आप देखोगे तो ओपनिंग इसकी इतनी कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन ओपनिंग इसकी होती है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक नीचे 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 गिरता रहता है और यहाँ पे कोई भी रिवर्सल का साइन देखने को नहीं मिला। सो वीकनेस है काफ़ी अच्छी वाली, और वीकनेस की प्रिडिक्शन या एक्सपेक्टेशन आप पहले से भी कर सकते हैं। जैसे कल हमने बातचीत कर ली थी TCS के रिजल्ट को देखकर, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, यूएस में कुछ कंपनीज हैं जैसे विप्रो है, इन्फी है, इसका ADR लिस्टेड है, तो ADR के अंदर पहले ही रिएक्शन होना शुरू हो जाता है क्योंकि मार्केट यूएस का ओपन होता है। तो ADR कल के दिन नीचे थे, तो उसका इम्पैक्ट आप इसमें भी देख सकते हैं। कल के दिन आई थिंक 1-2% के साथ ही नीचे थे, लेकिन यहाँ पे 3-3.5% की गिरावट TCS में देखने को मिल चुकी है। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक अपने सपोर्ट पर आने की कोशिश कर रहा है वापस से। ये कुछ माइनर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट की बात करें तो वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये टेक्निकल चार्ट है। अब देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि TCS ने सैलरी जो हाइक है वो रोक दी है। अब वो वापस से इंक्रीमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को मिलेगा या फिर नहीं। सो TCS ने क्या बोला है, TCS ने बोला है दोस्तों कि यहाँ पे सैलरी हाइक अभी भी होल्ड पे रहने वाली है।
यानी एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेगी। उसके पीछे का रीज़न है बाज़ार की अनिश्चितताएँ, मार्केट की अनसर्टेनिटीज़। ये कन्फर्म किया है कंपनी के CHRO ने। सो अगर ऐसा ही होता है तो एम्प्लॉयज़ हो सकता है कंपनी को छोड़ने की कोशिश करे और उसकी वजह से अट्रिशन बढ़े कंपनी का, जो कि नेगेटिव होता है, क्योंकि नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के अंदर भी पैसा लगता है, तो उसके अंदर भी कंपनी की लागत बढ़ जाती है। तो ले दे के दोस्तों कंपनी को सैलरी हाइक देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और ऐसा होगा तो प्रॉफिट के मार्जिन जो इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, हो सकता है अगले कुछ क्वार्टर में वीक देखने को मिले। और रेवेन्यू कंपनी का नहीं बढ़ पा रहा है, वो तो वैसे भी डाउन है, तो क्या होगा, प्रॉफिट हो सकता है काफ़ी ख़राब आए। तो यही एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर्स की। बाकी देखते हैं आगे कुछ और आईटी कंपनीज के नंबर्स आने वाले हैं, उनके कैसे रिजल्ट आते हैं, ताकि ब्रॉडर स्तर पर आईटी कंपनीज का पता चले कि आईटी कंपनीज किस तरह से परफॉर्म करने वाली है। अगली जो कंपनी है इसका नाम है इरिडा। इसमें दोस्तों आज के दिन स्टॉक ने 6% के क्रैश के साथ में क्लोजिंग दी है। तो कल के दिन बातचीत की थी इस कंपनी के रिजल्ट को लेकर, गैप डाउन के साथ में स्टॉक खुला, 160 तक पहुंचा, लेकिन 160 से ऊपर नहीं जा पाया। और यहाँ पे 43,000 करोड़ का मार्केट कैप। अब देखिए इसकी वैल्यूएशन हो चुकी है 25 की। तो अब इसको 25 में भी कोई नहीं खरीदना चाह रहा है। एक टाइम था जब इसको 45 की वैल्यूएशन पे भी लोग खरीदना चाह रहे थे, क्योंकि 45 की वैल्यूएशन पे कंपनी के एनपीए कम थे और कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे थे, तो अच्छी प्राइजेस भी इन्वेस्टर्स को पे कर रहे थे। लेकिन अभी रिजल्ट खराब है, एनपीए बड़े, कंपनी के एसेट क्वालिटी डाउन हुई, तो 25 पर भी स्टॉक महंगा लग रहा है इन्वेस्टर को, क्योंकि प्रॉफिट होने शुरू हो चुका है, मतलब डी ग्रोथ के साथ में कोई ग्रोथ इसमें देखने को नहीं मिली है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले एक साल में कंपनी ने 43% के नुकसान के साथ में काम किया है। ये मेजर सपोर्ट इसका बना था, वापस स्टॉक उसी यानी ऑल टाइम लो वाले सपोर्ट, ऑल टाइम लो नहीं बोल सकते हैं, 52 वीक के लो वाले सपोर्ट की तरफ जाने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। अब देखो रीज़न क्या है, कंपनी का जो प्रॉफिट है 36% के साथ में गिर चुका है। तो बजाज फाइनेंस से अच्छी ग्रोथ इसमें आ रही थी। बजाज फाइनेंस या जो भी अपनी ट्रेडिशनल नॉर्मल एनबीएफसीज, अगर वो 25% के साथ में बढ़ रही थी, तो इसका प्रॉफिट 40% के साथ में बढ़ रहा था। तो इसकी वैल्यूएशन मार्केट ज़्यादा दे रहा था, लेकिन अभी के समय 36% का प्रॉफिट के अंदर डेंट आ चुका है। रीज़न दोस्तों आपको बताइए इसके पीछे का क्या है, कंपनी की एसेट क्वालिटी गिर जाना, एसेट क्वालिटी यानी एनपीए कंपनी के बढ़ जाना। जेंसोल को काफ़ी अच्छा पैसा दिया इस कंपनी ने, 1000-1500 करोड़ की बात है, वो कंपनी दिवालिया हो रही है, तो इस कंपनी को शायद पैसा ना मिले। तो पैसा बहुत बड़ा पैसा है, वो पैसा डूबेगा, और इसको लेकर यहाँ पे मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्शन दिया है। हो सकता है अगले कुछ क्वार्टर में भी इसके नंबर्स अच्छे देखने को नहीं मिले जेंसोल की वजह से, तो इसी वजह से स्टॉक अभी नीचे जाके क्लोज हो चुका है। अगली जो कंपनी है दोस्तों इसका नाम है टाटा एलेक्सी। क्लोजिंग दी है कंपनी ने 2% के आसपास गिरकर, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर ये आई थिंक 4% के आसपास नीचे था। देखो काफ़ी नीचे खुलता है, लेकिन यहाँ पे हो चुकी है बाइंग। सो बाइंग आने के पीछे का रीज़न हो सकता है इन्वेस्टर्स को लगा हो कि मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी सी बेटर है, आगे चल के थोड़े अच्छे नंबर्स हम देख पाए। लेकिन ये कोई साइन नहीं है, ना ही कोई टेक्निकल में साइन इस तरह का देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भी नंबर्स खराब आते हैं तो क्लोजिंग होती है वीक। उसके बाद में फिर मार्केट सोचता है कि यहाँ पे कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिला है। अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अगर कुछ होता है, कुछ मेजर ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं, कुछ अच्छी कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से देखने को मिलती है, तो ही पॉजिटिवली ऐसे में कंपनी के स्टॉक को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अदरवाइज अभी नेगेटिवली ही हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। देखो 7% के साथ में स्टॉक क्रैक हुआ था आज के दिन, और उसके पीछे का रीज़न है क्वार्टर 1 के नंबर्स हो चुके हैं मिस। अब आप क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप लिखोगे कंपनी के नेम्स, जो भी आपको पसंद है उन कंपनीज़ के नेम्स, कि कौन कौन सी कंपनीज़ के नंबर्स अच्छे आए हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ के नंबर्स खराब आए हैं। एक्सपेक्टेशन बीट हुई है तो कितने परसेंट के साथ में बीट हुई है, ये 2-3 दिन बाद डेटा अवेलेबल हो जाता है गूगल पे। गूगल पे जैसे भी आप देखोगे अपने स्टॉक नेम, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे की तरफ जाओगे तो कंपनीज का प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अर्निंग बीट मिस आपको देखने को मिलेगी। प्रॉफिट तो नहीं आता है, सेल्स आती है, प्रॉफिट भी आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कितने परसेंट के साथ में या तो मिस हुआ है या बीट हुआ है। तो उसकी लिस्ट अगर आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कौन कौन सी कंपनीज में अभी इस क्वार्टर में दम देखने को मिला, कौन कौन सी कंपनीज में वीकनेस देखने को मिली है। बाकी हम नंबर्स तो डिस्कस करते ही रहेंगे। अब देखिए आनंद राठी ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, 4% का जंप है, तो इसके रिजल्ट अच्छे थे, तो इसने गैप अप के साथ में खुला और उसके साथ में अंडर परफॉर्म भी नहीं करा, वहाँ पे टिका भी स्टॉक। और उसके पीछे का रीज़न है कंपनी ने 28% के साथ में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को दिखाया है, और इस वजह से कंपनी का स्टॉक 5% के साथ में ऊपर जा चुका है। सो दोस्तों ये कुछ रीज़न थे, ये कुछ कंपनीज थी जिनके स्टॉक आज के दिन चले हैं। अब हम कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनके क्वार्टर 1 के रिजल्ट की वजह से कंपनी के स्टॉक में बड़ी तेजी आई नहीं है। रिजल्ट रीज़न नहीं है, कुछ और रीज़न है, तो उसको भी एक बार हम कवर कर लेते हैं।
तो कंपनी का नाम है HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर। टोटल 5% की तेजी के साथ में स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है और बहुत ही सरप्राइजिंग आपको भी लगा होगा क्योंकि बहुत ही स्लो स्टॉक है ये। ITC की तरह हो चुका है ये स्टॉक और ऐसे में गैप अप के साथ में खुल जाता है और उसके बाद में और ऊपर जाता है, वहाँ पे सस्टेन भी करता है। ठीक है, साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 5-6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और 55 का PE रेशियो कंपनी का देखने को मिल जाता है। तो क्या कारण है दोस्तों, क्या रीज़न है कंपनी के स्टॉक के चलने के पीछे का, उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो मेंशन कर रखा है मिस प्रिया यहाँ पे अपॉइंट हो चुकी है कंपनी के CEO के रूप में। तो जब भी आप देखते हैं कि कुछ नया यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो चुका है या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ पुराना CEO कंपनी को छोड़कर जा रहा है, तो या तो कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा या कंपनी का स्टॉक नीचे जाएगा। नॉर्मली होता क्या है, जब भी कंपनी का CEO रिजाइन करता है, कोई और आता है, तो कंपनी का स्टॉक नीचे जाता है क्योंकि जो CEO कंपनी को अभी तक चला रहा था वो एकदम से कंपनी को छोड़ देगा तो इन्वेस्टर को लगता है कि क्या पता नया CEO कौन आए उस कंपनी को लेकर। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, नए CEO के आने पर स्टॉक का प्राइस चल भी जाता है क्योंकि मार्केट को लगता है पुराना CEO कुछ खास तो नहीं कर पा रहा था, हो सकता है नए CEO के दम पे कंपनी का अच्छा समय देखने को मिल जाए। सो यहाँ पे अगर ऐसा हुआ है कि इनकी एंट्री की वजह से मार्केट ने इसको चीयर किया, मार्केट ने उत्साह मनाया, 4% के साथ में स्टॉक को भगाया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट को इनका परफॉर्मेंस पसंद आया। अभी का कोई परफॉर्मेंस है नहीं, लेकिन प्रीवियस जो परफॉर्मेंस है, जिस भी कंपनी में काम किया होगा या इसी कंपनी में जिस भी पोजीशन पे काम किया होगा, अगर उसकी वजह से कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई होगी तो मार्केट ये सोचेगा कि ये इस कंपनी में आके भी अच्छी ग्रोथ दिखा दे। तो ये फर्स्ट विमेन CEO है HUL के अंदर, और ये बड़ी बात नहीं है मेल फीमेल की। यहाँ पे दोस्तों बड़ी बात ये है कि इन्होंने नियरली 30 साल तक परफॉर्म किया है कंपनी के मैनेजमेंट के रूप में। HUL के अंदर ही इनका एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आप नोट करके चल सकते हैं। अब कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने इनको उस पोस्ट से हटा के एक बड़ी पोस्ट दे दी है इनका काम देखकर। अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री में इनको 53 इयर्स का एक्सपीरियंस है या 53 इयर्स इनकी एज है, ये आप इसमें नोट करके चल सकते हैं। आगे चल के हम देखते हैं, एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है, ग्रोथ मैटर करती है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो 5 साल के एक्सपीरियंस के अंदर भी अच्छा काम कर देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो 15 साल के एक्सपीरियंस में भी कंपनी को कुछ खास नहीं करके दे पाते हैं। सो रिकॉर्ड हम देखते हैं कि कैसी ग्रोथ इन्होंने निकाली है, परसेंटेज क्या है, नंबर कैसे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी होम केयर की 2014 से लेकर 2020 तक, और इसके टाइम में इन्होंने इस कंपनी की एबिट या फिर हम बोल सकते हैं इस कंपनी की जो ग्रोथ है उसको कुछ ऐसा कर दिया, यानी मार्जिन हम बोल सकते हैं, मार्जिन तकरीबन 14 के अंदर 13.1% के थे, जो कि बढ़ा के 18.8% का कर दिया। अब ऑब्वियस है मार्जिन अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है, वो कॉस्ट कटिंग कर रहा है, वो सही चीज़ सही टाइम पे कर रहा है ताकि ज़्यादा पे नहीं करना पड़े, कंपनी की लागत कम आए, कंपनी का प्रॉफिट का मार्जिन बढ़े, और कंपनी की सेल्स बढ़ेगी ऑब्वियस है तो फिर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो एबिट ने कितना जंप दिखाया, टोटल 570 BPS यानी 5% से भी ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ये जो BPS के नंबर्स होते हैं, कुछ BPS के अंदर भी अच्छी ग्रोथ आ जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अब इस ग्रोथ की वजह से क्या हुआ दोस्तों, टोटल HUL जो कंपनी है ना उसकी जो ग्रोथ हो गई 15% से 22.30%, ये मार्जिन की बात कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है इनके कार्यकाल के अंदर, और उसकी वजह से अगर ये टोटल कंपनी की हेड बन जाती है, CEO बन जाती है, तो मार्केट को लग रहा है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो ये रीज़न था दोस्तों कंपनी के स्टॉक के चलने के पीछे का। बाकी स्टॉक अभी आप वीकली पैटर्न में देखोगे तो स्टॉक अभी अपने सपोर्ट रेसिस्टेंस के बीच में खेल रहा है। ये वीकली चार्ट है, बहुत ही लॉन्ग टर्म चार्ट है, बहुत ही बड़े स्विंग आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पेशेंस इसमें रखना पड़ता है। तो ठीक है, अभी स्टॉक ने कर दिया सपोर्ट से तेजी को देकर अच्छा परफॉर्मेंस। बाकी क्या है, रेसिस्टेंस देखो, एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो स्टॉक अभी सपोर्ट टू रेसिस्टेंस के बीच में घूम रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी है दोस्तों, इसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। 6.5% की उछाल के साथ में स्टॉक ने क्लोज कर दिया आज के दिन। क्या इसके रिजल्ट आ चुके हैं, क्या कुछ बड़ी न्यूज़ है, देखते हैं आगे चल के। बाकी अगर आप देखोगे तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 95 का PE रेशियो है। तो जिन भी कंपनीज की वैल्यूएशन ज़्यादा है थोड़ा सा देख के चलना उनको, क्योंकि नंबर्स अगर थोड़े से भी खराब आते हैं, मार्केट का मूड खराब होता है, तो स्टॉक का प्राइस खराब करने में कोई भी देरी इन्वेस्टर ट्रेडर नहीं करेगा। तो ओपनिंग इसकी ठीक थी, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर कुछ बड़ी बाइंग के कारण स्टॉक ऊपर चल जाता है। बड़ी बाइंग कैसे पता चला, यहाँ पे आप नोट करोगे तो इसके वॉल्यूम्स बढ़ गए एकदम से,
कुछ न्यूज़ नहीं है, हो सकता है इनसाइडर को लग रहा हो कि इसके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ में लगी हो, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक का प्राइस एकदम से चल पड़ा है। कैसे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। तो वॉल्यूम हम टेक्निकल चार्ट के अंदर देख सकते हैं, कोई भी ब्रोकर आपका हो उसमें आप टेक्निकल चार्ट लगाते हैं, ऊपर इंडिकेटर्स के ऑप्शन आते हैं, तो वहाँ पे आप वॉल्यूम या वॉल्यूम चार्ट का सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं, तो ये आपको नीचे यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिलते हैं, जो कि बताता है कि कितने स्टॉक ट्रेड हो चुके हैं, यानी कितने स्टॉक बाय सेल हो चुके हैं। ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई है। अब ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब ये नहीं होता कि बाइंग ही हुई होगी, क्योंकि किसी ने बाय किया है तो किसी ने बेचा भी है। अगर ये बिकवाली के साथ में स्टॉक नीचे गिरता तो ऑब्वियसली किसी ने बेचा था तो किसी ने लिया भी है। तो वो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है जिसमें बायर सेलर दोनों आते हैं वॉल्यूम के अंदर। लेकिन जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और वॉल्यूम अच्छे होते हैं तो उसको पॉजिटिव वॉल्यूम मानते हैं, क्योंकि बायर ने पहले ऑर्डर लगाया और बायर ने पहले उसको बाय किया, बायर ने डिमांड बढ़ाई स्टॉक की ताकि स्टॉक का प्राइस बढ़ गया। सो यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, ये सपोर्ट बना था, यहाँ पे रेसिस्टेंस बना, रेसिस्टेंस एक सपोर्ट के रूप में यहाँ पे काम कर चुका है, रिटेस्ट कर चुका है, ब्रेकआउट इसने दिया था। अगर वापस से ये अपने रेसिस्टेंस को तोड़ देता है तो बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके अंदर आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक अच्छा कर चुका है अच्छे वॉल्यूम की वजह से, और यहाँ पे एक माइनर सा ब्रेकआउट तो इसमें आ ही चुका है। तो नियर बाय रेसिस्टेंस यहाँ पे मार्केट इसको देखेगा। बाकी ठीक है, कंपनी के स्टॉक ने अच्छी तेजी पकड़ी है। अच्छे वॉल्यूम के आने के बाद में कुछ बड़ी न्यूज़ आती है तो मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हैं अगर आप नए हो तो। बाकी ये दोनों वीडियोस को भी आप देख लेना, इसके अंदर भी आपको काफ़ी काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।